Hello everyone. Today I'm going to discuss 10 questions on problem solving. This is the day 13 of quiz analysis, and this is my Telegram channel where I post these quizzes, so you can join it by typing PsychQuiz1 on Telegram. So question number 1 is, you turned off Wi-Fi, cleaned caches, scanned your phone and then reboot to check why your phone started malfunctioning. Which of the following problem solving strategy you are using? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट आपका फ़ोन जो है दैट स्टार्टेड मैल फंक्शनिंग, तो आपने ये सेवरल स्टेप्स लिए, सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस अपनाई टू चेक वाई योर फोन स्टार्टेड मैल फंक्शनिंग. तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है जो आपने यूज़ करी? सो द आंसर इज ट्रायल एंड एरर स्ट्रैटेजी. ओके, now what is trial and error strategy? It is continuing trying different solution until problem is solved. अलग अलग तरह की प्रॉब्लम मतलब अलग अलग तरह के सोल्यूशन यूज़ करना, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, अलग अलग मेथड यूज़ करना. तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सेवरल अदर मेथड्स यू हैव यूज्ड टू चेक विच ऑफ द मेथड विल हेल्प यू टू फाइंड द सोल्यूशन, राइट? सो दैट इज वाई द ट्रायल एंड एरर विल बी द करेक्ट आंसर. एल्गोरिथम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने कोई स्टेप नहीं लिए हैं, राइट? कोई एक सीरीज में आप नहीं चले हो, आपने रैंडम 2-4 मेथड्स यूज़ करे टू चेक वाई योर फोन हैज स्टार्टेड मैल फंक्शनिंग. दैट इज़ वाई एल्गोरिथम में क्या होता है दैट इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग फार्मूला, राइट? अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है. आपको कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो क्या है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है. तो दिस इज द एल्गोरिथम, राइट? ह्यूरिस्टिक क्या होती है? इट इज़ अ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने पहले कैसे तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, हम उस तरह के अप्रोच अपनाकर उसको सॉल्व कर देते हैं, ना कि एक कंप्लीट नया अप्रोच लेके एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ना सॉल्व करके. सो इट सेव्स टाइम, राइट? सो फंक्शनल फिक्सनेस लास्ट ऑप्शन था. फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब ये होता है लाइक इट इज़ अ कॉग्निटिव बायस दैट लिमिट्स द पर्सन टू यूज़ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन द वे इट इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड. ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस पर्पस के लिए वो ऑब्जेक्ट बना है, उसके अलावा हम उस ऑब्जेक्ट का कोई और यूज़ नहीं सोच पाए, तब वी आर ट्रैप्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड यू डो नॉट हैव अ कंपास, तो आप ये कह के बैठ भी सकते हो कि मेरे पास कंपास नहीं है, हाउ कैन आई ड्रॉ अ सर्कल? तो इंस्टेड आप बॉटल का कैप यूज़ कर सकते हो, आप चूड़ी यूज़ कर सकते हो, बैंगल, और भी कई सारी चीज़ें सराउंड आप यूज़ कर सकते हो टू मेक अ सर्कल. तो यूज़ ऑफ कैप, bottle cap for making a circle, use of bangle for making a circle is to come up फ्रॉम दी फंक्शनल फिक्सडनेस, राइट? तो एक चीज़ का जब आप कई सारे सोल्यूशन, कई सारे उसके मल्टीपल यूजेस ना सोच पाओ, तो यू आर ट्रैप्ड बाय फंक्शनल फिक्सडनेस. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे देर आर गिवन 4 स्टेप्स, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है. फॉर एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक, नंबर 1 इज एल्गोरिथम ऑलवेज गारंटीज करेक्ट सोल्यूशन बट इट इज टाइम टेकिंग. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Heuristic is a quick way to find solution but does not guarantee correct solution. This is also correct. Now, algorithm is a quick way. No, algorithm is not a quick way. It is a time-taking process. That is why statement 3 is incorrect. And heuristic always guarantees correct solution but it is time-taking. No, heuristic does not take time. Right? It is a quick method. So statement 3 and 4, both these are incorrect. Correct one is 1 and 2. Now what is algorithm and heuristic? Algorithm is a step wise procedure for solving a specific problem in a finite number of steps. तो क्या होता है कि जैसे आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी चाबी खो गई की, ठीक है, और आपके अपार्टमेंट में, एंड आपको वो ढूंढना है, ठीक है. सो यू हैव अ प्रॉब्लम और आपको उसका सोल्यूशन तक पहुंचना है. तो आप क्या करोगे कि आप अपने अपार्टमेंट के एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे उस की को ढूंढना और दूसरे कॉर्नर तक ढूंढ के आओगे, राइट? बट इससे गारंटीज तो है कि आपको पूरे घर में, पूरे अपार्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं तो वो की मिल ही जाएगी अगर आप हर कॉर्नर, हर जगह उसको ढूंढोगे. लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, राइट? तो ये होता है एल्गोरिथम. वहीं आप क्या कर सकते हो कि आप ये सोच सकते हो कि अच्छा, मुझसे पहले भी चाबी खोई थी तब मुझे वहाँ मिली थी, ठीक है, तो आप पहले जाके वहाँ देख सकते हो. या आप ये सोच सकते हो कि मैं अभी यहाँ यहाँ पे गया था तो हो सकता है यहाँ पे हो. तो आप ये सारे शॉर्टकट्स यूज़ करके आप सिर्फ वहीं उतनी जगह पे जाके अपनी की को ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप गए. तो दिस इज ह्यूरिस्टिक. तो जब आप एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दैट इज एल्गोरिथम. जब आप शॉर्टकट यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ रियल वर्ड कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक, कि जब ये कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो इट स्टार्ट्स इट लर्निंग टू वॉक, ठीक है. अब चलने के वक्त उसको ये तो नहीं पता होता है कि हमें चलना कैसे है, तो यहाँ पे वो ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं, यानी कि वो कोशिश करता है, कभी ऐसे चलेगा, कभी दूसरी तरह से चलेगा, कभी किसी हेल्प लेके, कभी कैसे, ठीक है. तो ये क्या है कि अभी उसको पता नहीं है कि कौन सी मसल यूज़ होती है चलने के लिए, कैसे चला जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे वो ह्यूरिस्टिक है. और एज सुन एज उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस तरह से चलना है, कौन सी मसल यूज़ करनी है, कैसे पैर को आगे बढ़ाना है, तो अगर जब उसको ये सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे तो उसके बाद जब वो चलेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम, कि उसको एक सीरीज ऑफ स्टेप पता है. ओके, एल्गोरिथम में ये होता है कि आप एक ही स्टेप को यूज़ करके, ठीक है, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं आप उनको यूज़ करके आप दोबारा से आपका जो रिजल्ट है आप उसको फिर से निकाल सकते हो, ठीक है, फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हो. लेकिन ह्यूरिस्टिक में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है. और ह्यूरिस्टिक कभी भी गारंटी नहीं देती है सोल्यूशन की. लाइक आपने की ढूंढ लिया, ठीक है,
कि हो सकता है आपको मिल जाए, कि आपने ये सोचा लास्ट टाइम मैं यहाँ पे गिरी थी तो हो सकता है यहाँ पे इस बार भी यहीं पे गिरी हो, तो आप वापस जाके देख सकते हो। बट इट में पॉसिबल कि वहाँ पे ना गिरी हो, इस बार किसी ऐसी जगह पे गिरी हो जहाँ पहले नहीं गिरी थी, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक डज नॉट ऑलवेज गारंटी सोल्यूशन, बट इट इज़ अ क्विक वे, क्विक मेथड, बिकॉज ये बहुत सारे स्टेप्स, अननेसेसरी स्टेप्स को या जो भी बीच के स्टेप्स हैं उनको निकाल देता है। एल्गोरिथम में ये चीज़ नहीं होती, बट इट गारंटीज कि आपका सोल्यूशन, यू विल रीच अप टू सोल्यूशन, एंड बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंटल सेट। तो आपको ये बताना है कि मेंटल सेट के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो मेंटल सेट इज अनकॉन्शियस, करेक्ट है बिल्कुल। देन शेप बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हैबिट्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। मेंटल सेट इज अ बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 विल बी इनकरेक्ट, लाइक नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। Now what actually mental set is? Mental set is an unconscious tendency to approach a problem in a particular way. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे हम करते आए हैं, ठीक है, और कोई हम दूसरा तरीका, कोई हम दूसरा रास्ता ना सोच पाएँ, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि पहले मेरे साथ जब प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उसको इस तरह से सॉल्व किया था, अब वो प्रॉब्लम फिर से हुई है तो आप फिर से वही प्रॉब्लम, वही सोल्यूशन लेके आओगे, ठीक है, कि अच्छा इसी तरह करते हैं, पिछली बार हो गया था इससे तो इस बार भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन इट मे पॉसिबल कि इस बार वो सॉल्व ना हो, राइट, लेकिन आप कोई और सोल्यूशन ना सोच पा रहे हो जब, तो यू आर ट्रैप्ड बाय योर मेंटल सेट, और मेंटल सेट की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, राइट। लाइक मैथ्स में जब क्या होता था कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम लोग ने एक फॉर्मूला याद कर लिया कि हाँ इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो और हम उस चेंजेस को ना देख पा रहे हो, हम वही चीज़ करते हुए आए जो हम पुराने सारे स्टेप्स में करते हुए आ रहे थे। लाइक 5 स्टेप थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम वही 5 स्टेप यूज़ कर रहे हैं और हम ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि एक स्टेप और भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेंटल सेट, किसी भी एक प्रॉब्लम को उसी अप्रोच से सॉल्व करना जिस अप्रोच से आपने पहले सॉल्व किया था, और एक छोटी से छोटी कोई भी बारीक चीज़ आप उसको अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, आप उसको देख ही ना पा रहे हो, आपके सामने हो लेकिन फिर भी आप अब नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। लाइक आपका पहले कंप्यूटर आपका ख़राब हुआ था तो यूज़ रीस्टार्टेड इट और वो ठीक हो गया, तो इस बार भी जब आपका कंप्यूटर फ्रीज हुआ तो आपने फिर से रीस्टार्ट करके देखा और इट मे पॉसिबल कि वो चल भी सकता है, इट मे ऑल्सो पॉसिबल कि वो नहीं चल सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेंटल सेट एंड इट इज़ अनकॉन्शियस। आपको ये चीज़ पता नहीं होती है कि दैट यू आर ट्रैप बाय द मेंटल सेट। लाइक अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो और आप एक रास्ता अपनाते हो इस वहाँ से जाने के लिए, और मान लीजिए कि अभी वो रास्ता बंद है, तो आप क्या करोगे? अगर आप मेंटल सेट से ट्रैप्ड हो तो आप क्या करोगे? आप वो रास्ता खुलने का वेट करोगे, वहीं वेट करते रहोगे, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी ही नहीं कि अच्छा मैं दूसरा रास्ता भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच हिंडर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो इट इज़ अ बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज यू शुड यूज एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हेन। तो आपको एल्गोरिथम कब यूज़ करना चाहिए? लाइक तो आंसर इज यू नीड एक्यूरेसी। तो जब आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए हो तब आप एल्गोरिथम यूज़ करोगे, राइट। बाकी के जो ऑप्शन है दैट इज मोर सुटेबल टू ह्यूरिस्टिक। यू नीड टू मेक क्विक डिसीजन, नहीं, एल्गोरिथम में क्विक डिसीजन नहीं होता, ह्यूरिस्टिक में क्विक डिसीजन होता है, बिकॉज ह्यूरिस्टिक इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस कि मैंने अच्छा पहले ऐसे किया था, चलो इस बार भी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। बट इट डज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपका वो सोल्यूशन सही हो, ठीक है। उसके बाद यू हैव अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो यू विल यूज़ मोर ह्यूरिस्टिक, ठीक है। आप एल्गोरिथम नहीं यूज़ करोगे क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, तो आप डायरेक्ट वो चीज़ कर लोगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। So you should use algorithm to solve a problem when you need accuracy, right? तो heuristic क्या है? Heuristic is a mental shortcut that allows people to quickly make judgment and solve problem. These mental shortcuts are typically informed by our past experience and allow us to act quickly. However, heuristics are really more of a rule of thumb. They don't always guarantee a correct solution. I hope ये चीज़ आपको clear होगी that what actually algorithm and heuristic is. Now question number 5 says the number of deaths due to COVID-19 is more than the number of deaths due to road accident. Is a correct example of availability heuristic. तो अभी आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है that whether this statement is correct or not. What you have to see is whether this is the correct example of availability heuristic or not. So yes, this is the correct example of availability heuristic. क्यों? Because the availability heuristic is a mental shortcut whereby people make judgments about the likelihood of an event based on how easily an example comes to mind. Okay? तो availability heuristic होती क्या है? इट इज़ अबाउट कि कोई भी इवेंट कितना ज़्यादा हम किसी भी इवेंट को कितना ज़्यादा ईजिली रिकॉल कर पाते हैं। जितना ज़्यादा ईजी रिकॉल कर पाएंगे हमारे लिए वो इवेंट उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी इवेंट का कितना लाइकलीहुड है, दैट हाउ मच दैट इवेंट इज़ मोर लाइकली टू हैपन और अकर। ओके, सो हाउ फ्रीक्वेंट इज एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अपने आप में तो सही नहीं है, राइट। दिस स्टेटमेंट दैट द नंबर ऑफ कोविड, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन इटसेल्फ because the number of deaths due to COVID-19 is not more than the number of deaths due to road accident. But this statement is correct
in reference to the example of availability heuristic. Okay, तो availability heuristic यहाँ पे see I have found this report कि road crash is 10 times more likely to kill than coronavirus. कि जो road crashes हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे वो ज़्यादा हुई थी और जो डेथ हुई थी ड्यू टू COVID-19 was very less, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रोड एक्सीडेंट. ओके, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या ज़्यादा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें दूँ. अब ये बताइए आप कि डेथ ड्यू टू COVID-19 वॉज मोर और डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट वॉज मोर. तो आप अगर ये कहोगे दैट डेथ ड्यू टू COVID-19 वॉज मोर number then the death of due to road accident, so you are using availability heuristic because आपके लिए ये इजी है रिकॉल कर पाना जो नंबर ऑफ डेथ हुई हैं ड्यू टू COVID-19. आपके आसपास भी कई सारी डेथ हो सकता है हुई हो, या अगर नहीं भी हुई हैं तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपने टीवी में दिन भर देखा, ठीक है. तो द इंस्टेंसेस of death due to COVID-19 is much more easy to recall. That is why the more easy to recall is something, the more frequent that thing happens to you, for you. आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा होगी. वहीं अगर कोई और होगा जिसने इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुनी होंगी, जिसके लिए ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होगा, तो उसके लिए ये सिचुएशन दूसरी हो सकती है. बट बिकॉज आपके लिए ये इवेंट, ठीक है, ये ज़्यादा रिकॉल कर पाना आपके लिए ईजी था, दैट इज़ वाई आपके लिए ये कहना ईजी होगा, ठीक है. आपको ये लगेगा कि डेथ ड्यू टू COVID-19 इज़ मोर देन बिकॉज ऑफ द ईजी रिकॉल, ठीक है. आप कितना जल्दी ईजी रिकॉल कर पा रहे हो उसका. Okay, I hope this is clear. The availability heuristic is when you make a judgment about something based on how available examples are in your mind. So this heuristic has a lot to do with your memory of specific instances. कोई भी specific instances की memory कितनी ज़्यादा है, right? So it is all about frequency. The how frequent is X, ठीक है? Judging the frequency of that. So I have explained this example. I hope this is clear. Like there is very famous example of availability heuristic is अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हैं वो के लेटर्स से वर्ड ज़्यादा स्टार्ट होते हैं या ऐसे वर्ड ज़्यादा हैं जिनका थर्ड लेटर के है, तो यू माइट से कि ऐसे वर्ड ज़्यादा हैं जो के लेटर से स्टार्ट होते हैं. वाई? बिकॉज आप ऐसे वर्ड सोच पाओगे लाइक किक, कैंगरू, ठीक है, और भी बहुत सारी वर्ड्स आप सोच पाओगे जो के से स्टार्ट होते हों. बट ये आपके लिए हार्ड होगा रिकॉल करना ऐसे वर्ड्स को जिनका थर्ड लेटर के हो. तो बिकॉज यू आर ईजिली एबल टू रिकॉल द वर्ड्स विच स्टार्ट विद के, तो आप ये बोलोगे दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर मोर वर्ड्स विच स्टार्ट विद लेटर के in comparison to those words which has third letter as K. Okay, तो the easy for you it is to recall any event or any instances. You will say कि वो instance उतना ज़्यादा frequent है, और जितना hard होगा आपके लिए उस event को recall करना, तो आप ये बोलोगे कि वो उतना ज़्यादा infrequent है. So availability heuristic is all about frequency of any object, of any instances or event. Okay. Next question is representative heuristic leads to stereotype. This statement is correct. Representative heuristic is a strategy for making categorical judgments about a given person or target based on how closely the exemplar matches the typical or average member of the category. So both assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. क्यों representative heuristic lead करता है stereotype को? क्यों? Because ये एक strategy है जिसमें हम किसी भी एक individual को on the basis of its group उसको हम judge करते हैं, ठीक है. वी मेक कैटेगोरिकल जजमेंट अबाउट अ गिवन पर्सन और टारगेट बेस्ड ऑन कि वो कितना ज़्यादा उससे उसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे माइंड में उस पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी भी उस इंसान का, ठीक है, क्या जो भी एक प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल है उससे वो कितना ज़्यादा मैच कर रहा है. जब हम ये चीज़ करते हैं बेस्ड ऑन वन इंडिविजुअल, वी बेस्ड ऑन द ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक वी जज द होल द वन इंडिविजुअल. ओके, तो इससे क्या होता है दैट इट लीड्स टू स्टीरियोटाइप. Now suppose I have given example here. Mr. X do jogging, plays badminton, take healthy diet, read books, listen music and lives happy. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं. अब आपको ये गेस करना है कि ये जो मिस्टर एक्स हैं इनकी एज क्या होगी. तो अगर आप इनकी एज को बिटवीन 20 to 40 आप जज करते हो, ठीक है, तो यू आर यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक. What is representative heuristic is जब क्या होता है when we take a decision on the basis of prototype which we have in our mind for one individual और वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक एक यूथ की हो सकती हैं, ठीक है. हमारे माइंड में जो यूथ का एक एग्जांपल है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि गिव लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूथ, तो ये जो यहाँ पे जो लिखी हुई है ये करेक्ट है, ठीक है. आपके दिमाग में एक यूथ की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं. तो अगर आप यहाँ पे ये जज करोगे कि हाँ जो एक्स की एज है वो 20 to 40 के बीच में होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सही हो. क्यों? क्योंकि देयर आर वेरी मच चांसेस कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक 70 ईयर्स या 80 ईयर्स के इंसान की भी हो सकती हैं. लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में जो एग्जाम्पल है एक ओल्ड मैन का या ओल्ड वुमेन का, वो ये नहीं है,
ठीक है, वो हमारे लिए वो दूसरा एग्जाम्पल, हमारे माइंड में जो प्रोटोटाइप है एक ओल्ड मैन का, वो उनमें से ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। इस वजह से जो भी इट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप, ठीक है, जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। ओके, नाउ हाउ डज इट लीड्स टू स्टीरियोटाइप। क्या सपोज करो आप एक बच्चे से मिलते हो हु बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, ठीक है, वो उसका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा नहीं है, दिखने में भी बहुत वेल मेंटेन नहीं है, ठीक है, और आप उससे कुछ पूछते हो एंड ही रिप्लाइज यू और शी रिप्लाइज यू इन इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या होगा, यू विल बी शॉक्ड। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में यू डू नॉट हैव द प्रोटोटाइप ऑफ अ पुअर फैमिली बॉय और गर्ल हु स्पीक्स इन इंग्लिश, ठीक है। अगर एक पुअर चाइल्ड की इमेज आपसे कहा जाए, अपने दिमाग में बताइए क्या हो सकती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये बात नहीं होगी कि वो एक वेल एजुकेटेड या इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन हो सकता है, नहीं होगा। तो ये क्या है कि बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर चाइल्ड इन योर माइंड, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल यू हैव इन योर माइंड ऑफ दैट पुअर चाइल्ड, तो आप उसको उस बेसिस पे जज करोगे कि वो कैसे इंग्लिश बोल सकता है, हाउ कैन। और जब वो बोलेगा तो यू विल बी शॉक्ड। तो जो आपका शॉक होने का रीजन यही है कि बिकॉज यू आर यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। ओके, नाउ you have judged one individual, that is the child, okay, on the basis of the group which it belongs, that is a poor family, okay, and when we do so it give rise to stereotype, okay, I hope this is clear। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो 4 या 5 क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, वो एक रो में खड़े हुए हैं, एक लाइन में, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज मोर लाइकली टू बी अ क्रिमिनल। तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है, बट आपसे ये बोला जाए कि अच्छा इन चारों में से क्रिमिनल कौन हो सकता है, बताओ। तो बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप ऑफ अ क्रिमिनल यू हैव इन योर माइंड यू विल आंसर कि क्रिमिनल कैसा हो सकता है दिखने में, ओके। अगर वहाँ पे उसमें कोई ब्लैक होगा उनमें से, तो यू आर मोर लाइकली टू से कि दिस पर्सन इज क्रिमिनल, बिकॉज क्रिमिनल कैसा दिखता होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिमिनल, ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेन वी जज वन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइपिकल एग्जाम्पल वी हैव इन अवर माइंड, ओके। I hope this is clear. Now this was the study done by these two guys, Kahneman and Tversky. तो ये you read this description about Linda and answer this question कि लिंडा एक बैंक टेलर होगी या लिंडा इज अ बैंक टेलर एंड इट इज एक्टिव इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो ये जब क्वेश्चन स्टडी की गई तो मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट उन्होंने ये बोला दैट लिंडा इज अ बैंक टेलर एंड इज एक्टिव इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। दे चूज ऑप्शन 2, ठीक है। तो वाई, बिकॉज जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंडा यहाँ पे दी हुई है, इट रिप्रेजेंट मोर ऑफ अ फेमिनिस्ट, ठीक है। तो हेयर लिंडा इज अ रिप्रेजेंटेटिवनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंडा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फेमिनिस्ट। इस वजह से 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट चूज ऑप्शन 2, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हाई अराउजल, अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका अराउजल लेवल हाई है, तो यू आर लेस एबल टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दिस विल हिंडर्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो दिस इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेंटल सेट, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि मेंटल सेट क्या होते हैं। सो येस, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्स्टिकल। इमोशंस, अगर आप किसी भी एक इमोशन में हैं, ठीक है, चार्ज इमोशन में है, तो ऑफकोर्स आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। जब लिम्बिक सिस्टम गवर्न करता है तो फ्रंटल लोब जो होता है वो लेस डोमिनेंट हो जाता है, ओके। उसके बाद इमोशनल स्किल्स जो होती हैं, इट इज़ नॉट अ ऑब्स्टिकल, रादर इट इज़ अ फैसिलिटेटर टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इमोशनल स्किल्स जो होती हैं, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, इल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। सो इसमें से इल डिफाइंड का एग्जाम्पल क्या है? द आंसर इज यू वांट टू राइट एन एसे। तो अब वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और जो बीच के स्टेप्स हैं वो सारे क्लियर हों और ऑब्जेक्टिविटी हो उस प्रॉब्लम में। अगर कोई भी उसको सॉल्व करता है तो वो उसी स्टेप्स को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो योर कार डजंट स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड यू वांट टू ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद इट। तो चाहे आप उसको सॉल्व करो चाहे मैं उसको सॉल्व करूँ, देयर इज अ इनिशियल स्टेट, देयर इज अ गोल स्टेट जिसकी हमें पता लगाना, और जो बीच के स्टेप्स हैं वो भी सेम होंगे। तो कोई भी उस प्रॉब्लम को कैसे भी सॉल्व कर सकता है, इट विल लीड टू द सेम रिजल्ट, ओके। यू वांट टू बीट एन अपोनेंट एट चेस, तो यहाँ पे भी एक इनिशियल स्टेट है, गोल स्टेट है। तो जब भी हमारा इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और बीच के जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे क्लियर हों, क्लियरली डिफाइंड हो, तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वहीं पे जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, ओके। लाइक देयर इज नो क्लैरिटी इन द इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड द ऑपरेटर्स, ठीक है। और सब्जेक्टिविटी होती है इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। लाइक जो राइटिंग एन ऐसे था, तो आप ये कब कह सकते हो, हाउ, चलो ठीक है, हमें एक इनिशियल स्टेट पता है यहाँ पे, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमें एस्से लिखना है, इस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। अब आप उस एस्से को दूसरी तरह से लिखोगे, मैं उस एस्से को दूसरी तरह से लिखूंगी। हो सकता है आप 500 में लिख दो, मैं उसको 2000 वर्ड्स में लिखूँ, कोई और उसको 5000 वर्ड्स में लिखें। तो देयर इज़ नो गोल स्टेट। आप कब कह सकते हो कि आपका एस्से कंप्लीट हो गया है? आप चाहे जितना भी अच्छा लिख दो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, ठीक है। और समवन एल्स कैन राइट मोर गुड एस्से, ठीक है। तो आप उसको दूसरी तरह से लिखोगे, मैं दूसरी तरह से लिखूंगी। सो दिस विल बी अ नॉट अ क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम। आई होप इट्स क्लियर।
ये याद करने का तरीका हो सकता है लाइक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज एन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, वेल जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स है दे आर मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. Now, behaviorist researchers argued that problem solving was a dash process, while Gestalt psychologists argued that problem solving was a dash process. So, the answer is reproductive and productive. तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वो होते हैं जो पहले लाइक कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, हमने उसको पहले किस तरह से सॉल्व किया था, जिस तरह से भी हमने सॉल्व किया था वो सक्सेसफुल हुई थी, हाँ हुई थी, ठीक है, तो अब हम उसी को ही रिपीट कर देंगे इस प्रॉब्लम में भी. सो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस मीन्स कि आपकी लाइक ऑर्गेनिज्म फेस्ड विद अ प्रॉब्लम अप्लाइड बिहेवियर दैट हैड बीन सक्सेसफुल इन ऑन अ प्रीवियस ओकेजन, जो पहले सक्सेसफुल हो चुकी थी हमने वो रिपीट कर दी. तो ट्रायल एंड एरर इज अ मेथड ऑफ अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, कि हमने पहले किस तरह से उसको किया था हम दोबारा से वो चीज़ दोबारा कर सकते हैं, राइट. जिस्टाइल साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट इज मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव प्रोसेस. तो ट्रायल एंड एरर में यू कैन लर्न दैट एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो कैट एक्सपेरिमेंट था दैट वाज बिहेवियरिस्ट, वो ट्रायल एंड एरर में उसने किया था, राइट. और जो जिस्टाइल साइकोलॉजिस्ट का कॉलर का जो एप्स के साथ एक्सपेरिमेंट था अबाउट द इनसाइट दैट वाज ऑफ अ प्रोडक्टिव प्रोसेस. प्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस अ सोल्यूशन, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा वो सोल्यूशन किससे, बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन. और आप रीस्ट्रक्चर करोगे उस कोई भी प्रॉब्लम को, यू विल रीस्ट्रक्चर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, तो इनसाइट क्या है, आप करंट सिचुएशन में कोई भी जो भी आपके सामने चीज़ें दी हैं या कुछ भी, तो ये आप करंट टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो. सो दैट इज अ मोर ऑफ अ प्रोडक्टिव प्रोसेस. ओके, सो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज अ ट्रायल एंड एरर एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस इज अबाउट इनसाइट. आई होप दिस इज क्लियर. Last question is which of the following is closely associated with the concept of mental set. तो mental set क्या होता है, like आई हैव एक्सप्लेन्ड कि आप जो भी आपकी पहले आपने चीज़ करी हुई है आप उसी से ही मतलब उसके अलावा आप कोई और सोल्यूशन ना सोच पाओ, ठीक है. पहले आपने जिस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था आपके दिमाग में बस वही सोल्यूशन आएगा, उसके अलावा आप कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का नहीं सोच पाओगे. सो दिस इज मेंटल सेट. तो इस कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है दैट इज द आइंस्टीलिंग इफेक्ट, राइट. नाउ व्हाट इज आइंस्टीलिंग इफेक्ट, दिस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मेंटल सेट. जो मेंटल सेट का एक्सप्लेनेशन है वही आइंस्टीलिंग सेट का भी एक्सप्लेनेशन है. एक जगह पे आई हैव फाउंड दैट आइंस्टीलिंग इफेक्ट नाउ मोर कॉमनली रिफर टू एज मेंटल सेट, यानी मेंटल सेट को पहले आइंस्टीलिंग इफेक्ट कहा जाता था, राइट. उसके बाद मेंटल सेट आई हैव एक्सप्लेन क्या होता है. एनालॉजीज क्या होती हैं, लेट मी एक्सप्लेन. Analogies are examples from one domain whose elements can be used to aid problem solving in another domain. Like अभी आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आपके लिए कम्प्लीटली नई थी और आपको नहीं पता उसको सॉल्व किस तरह से करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल थिंक कि आपने पास्ट में इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं, सिमिलर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया था, ठीक है. तो आप वो प्रॉब्लम वो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द सोल्यूशन, ठीक है. तो एनालॉजी इज मोर अबाउट फिगरिंग आउट द रिलेशनशिप, ठीक है. तो लाइक सपोज करो आप अपने फादर के साथ कहीं गए थे, ठीक है, और आपके फादर को रास्ता नहीं पता था. सो व्हाट ही डिड कि वो पूछते पूछते रास्ता गए, ठीक है, उन्होंने गूगल मैप की हेल्प ली, उन्होंने लोगों से पूछा, ठीक है, ये सारी चीज़ करके वो रास्ते पे पहुंच गए. अब नेक्स्ट टाइम आप किसी और जगह पे हो और आप अकेले हो और आपको नहीं पता है कि आपको रास्ता भटक गए हो, अब आपको घर जाना है या कहीं भी जाना है. तो व्हाट यू विल डू कि आप ये सोचोगे अच्छा मेरे फादर, ये कोई बच्चा इस तरह से कर सकता है जिसको ज़्यादा नहीं समझ है, ठीक है, तो वो ये सोच सकता है कि अच्छा मेरे फादर ने इस तरह से रास्ता पता किया था और वो इस तरह से पहुँचे थे जब वो रास्ता भटक गए थे. तो व्हाट ही विल डू कि वो भी उसी तरह से सेम वैसे कर सकता है, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं कह सकती एनालॉजी का, बिकॉज वो सेम प्रॉब्लम हो गई, बट ये है यहाँ पे ये बात है कि जो बच्चा था उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पे उसने देखा, सिर्फ ऑब्जर्व किया, राइट. सो when you have a problem and you do not know how to solve it, okay, so when you will think of the time when you have solved similar problems in the past and you will apply that solution in this particular problem, this is called analogy. Okay, someone has asked in the group कि mental set और analogy में क्या difference होता है. तो mental set is about कि आपने पुराने टाइम पे आप एक स्टिक हो गए, वो मेंटल सेट इज़ एन ऑब्स्टिकल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप एक स्टिक हो गए, आपने जो सोल्यूशन पहले सोचा था आप उसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं सोच पाओगे, ठीक है. एनालॉजी इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, ठीक है. इट इज़ मोर अबाउट कि आप कैसे फिगर करते हो रिलेशनशिप को. सो एक ऑब्स्टिकल है एंड दूसरा वन अदर इज फैसिलिटेटर. ओके, आई होप ऑल द प्रॉब्लम्स हैज़ बीन सॉल्व्ड आउट. नाउ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. I hope it is all clear. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.